नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में आज हम फिर से हाजिर हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर ललित बत्रा, अधीक्षक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक मनोचिकित्सा विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में है। आपको लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। आप 3 पुस्तकों और 25 से अधिक शोध पत्रों के लेखक भी हैं। आप कई लोकप्रिय समाचार पत्रों में नियमित लेखक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। नमस्कार। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है, मेरी उम्र 28 वर्ष है। मुझे बिना किसी वजह के गुस्सा आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती हूँ। कई बार खुद को भी समझ नहीं पाती। क्या यह कोई मानसिक बीमारी हो सकती है? सुमन ने यह सवाल पूछा है। देखिए, गुस्सा जो है वो एक नॉर्मल इमोशनल रिएक्शन है ना वैसे तो। लेकिन अगर गुस्सा ये किसी को भी हो सकता है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं और किसी चीज़ को वो पूरा नहीं कर पाते तो भी एक गुस्से की फॉर्म में वो निकल सकती है। कभी कभी जब हम जो है वो कोई ऐसी अप्रिय घटना हमारे सामने हो जाती है, अप्रिय बात हो जाती है जिसको कि हम रूटीन में सॉल्व नहीं कर पाते तो भी कई बार हम गुस्से का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन इसके अलावा ये यदा कदा हो रहा है, कभी कभी हो रहा है तो ये एक सामान्य इमोशनल रिएक्शन हो सकती है, एक सामान्य प्रकार का रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अगर ये बार बार होता है, इसकी बहुत जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति होती है और कभी कभी ये अकारण भी होने लगता है तो ये किसी भी बहुत सारे ऐसे मनोरोग होते हैं जिसका कि ये हिस्सा हो सकता है। कुछ लोग जो है वो जब डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो उनमें एक प्रकार का इंटरनल एजिटेशन कई बार क्रिएट होता है बीच बीच में, वो ये रिप्रेजेंट करता है गुस्से की फॉर्म में। इसके अलावा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जैसी एक समस्या होती है, वो भी एक ऐसा रोग है जिसमें कि कभी व्यक्ति में तेजी आती है, कभी उदासी आती है, तो उसके अंदर भी गुस्सा एक प्रकार का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा और भी कई गंभीर मनोरोग भी होते हैं जिनमें कि व्यक्ति लगातार ही गुस्सा करता रहता है, अकारण ही गुस्सा करता रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से गुस्सा होता है व्यक्ति। तो अगर ये एक सामान्य प्रकार की रिप्रेजेंटेशन है, सामान्य प्रकार की अभिव्यक्ति हो रही है और किसी कारण से अभिव्यक्ति होती है, कभी कभी होती है, तो बेहतर है कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालें, अपने लिए जो है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बीच बीच में समय निकाल के, चाहे डेली मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, या फिर आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ समय दीजिए। तो अगर हम इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के साथ करेंगे तो संभवतः वो गुस्से की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। और अगर इस सब के बावजूद भी आता है तो बेहतर रहेगा कि आप किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें। हो सकता है कि वो किसी अन्य गंभीर मनोरोग का एक लक्षण हो रहा हो। जी बिल्कुल, यानी आपको गुस्सा किस तरह से आता है, कितनी कितनी इंटरवल्स पर आता है, उसकी प्रवृत्ति कितनी रहती है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कोई मानसिक बीमारी है या अथवा नहीं है। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 35 साल है। कई महीनों से मैं हमेशा उदास हूँ। किसी भी काम में मन नहीं लगता है और रात में ठीक से नींद भी नहीं आती। क्या मुझे डिप्रेशन हो गया है? राजेश का ये प्रश्न आया है। देखिए राजेश जी, जैसा आपने बताया है कि भाई मेरी उम्र 35 वर्ष है और मेरे को नींद नहीं आ रही है कई दिनों से, हर समय मैं उदासी में रहता हूँ। और अगर ये उदासी लगातार बनी हुई है, देखिए वैसे तो क्या है कि ये मानसिक अवस्थाएं हैं, है ना, हमारी भावनात्मक अवस्थाएं हैं जो कि कभी उदासी की फॉर्म में, कभी एंजाइटी की फॉर्म में, कभी खुशी की फॉर्म में होती रहती हैं। लेकिन फिर पुनः वही बात आती है कि अगर कोई चीज़ अकारण है, लगातार है और वो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है तो हमें निश्चित तौर पर सतर्क हो जाना चाहिए। और ये आप जो लक्षण बता रहे हैं वो हो सकता है कि अवसाद के लक्षण हो, डिप्रेशन के लक्षण हो। बेहतर होगा कि आप किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें। आपकी समस्या का निराकरण और बेहतर तरीके से हो सकेगा। इनके जो अन्य तरीके हैं जिनका कि हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें नियमित तौर पर व्यायाम करना, समय से सोना, समय से उठना, और इसके अलावा अन्य ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर रेगुलरली पार्टिसिपेट करना जो आपको बिजी भी रखती हैं, आपको थोड़ी खुशी भी दे सकती हैं और आपके इंटरेस्ट की हैं। तो वो सब चीज़ें भी आपको अपने डिप्रेशन को ओवरकम करने में, उसको ठीक करने में सहायता देंगी।
बिल्कुल डॉक्टर, कई बार लोगों में ऐसा भी देखा जाता है कि वो सब कुछ सही है, एक अच्छी जगह बैठे हुए हैं, आसपास हंसी खुशी का माहौल है, फिर भी वो मन से खुश नहीं हो पाते, वो कुछ ना कुछ सोच कर या किसी न किसी बात पर हमेशा से उदास हो जाते हैं। कोई तो ऐसी चीज उनके दिमाग में आ जाती है जो पूरे समय चलती ही रहती है, फिर ना तो वो उस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं और वो अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान होते रहते हैं। तो क्या ये भी एक शुरुआत होती है किसी मेंटल प्रॉब्लम? हाँ, नहीं, डेफिनेटली ये जो आप जो बता रही हैं लक्षण, वो चिंता प्रधान रोग जो होते हैं उनमें आमतौर पर इसी प्रकार के लक्षण होते हैं। आदमी या तो जो है वो भविष्य के बारे में सोचकर हमेशा परेशान होता रहता है, या फिर पास्ट में जो घटित हो चुका होता है उसके बारे में होता है। जबकि सामान्य अवस्था में हमें अपने वर्तमान को जीना चाहिए और अपने आप को वर्तमान की परिस्थितियों में व्यस्त रखते हुए ही कार्य को करना चाहिए और उसको एंजॉय भी करना चाहिए। लेकिन अगर हम अकारण ही बिना किसी वजह से बार बार पुरानी बातों पर ही मनन करते रहते हैं, या बार बार भविष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं और वर्तमान की जो स्थिति है उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते, तो ये चिंता प्रधान रोगों का एक लक्षण होता है, जिसमें कि हम कई बार अगर वो बहुत ज़्यादा है तो दवाइयों के माध्यम से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर वो शुरुआती लक्षण है तो निश्चित तौर पर हम, जो मैंने आपको पहले जैसा बताया कि हम अगर अपने रूटीन को बहुत अच्छा करें और पॉजिटिवली सकारात्मक तौर पर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहें, तो हम जो है वो चिंता प्रधान रोगों को भी सही कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन, जो हम एक बात करते रहते हैं प्रायकर, कि योग के माध्यम से भी हम अपनी कंसंट्रेशन को और अपने आप को अनावश्यक विचारों से दूर करके इन लक्षणों पर कंट्रोल पा सकते हैं। कई बार माइंडफुलनेस भी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है हम अनावश्यक विचारों को रोक के और अपने आप को वर्तमान तक ही सीमित रखते हुए अपने समस्या से अपने आप को दूर कर सकते हैं। यानी मेडिटेशन एक ऐसा समाधान है जो आपको अनवांटेड थॉट्स से काफी ज्यादा बचाव दे सकता है। अगला प्रश्न है, मेरी उम्र 22 साल है, मुझे लगता है लोग मेरे खिलाफ सोच रहे हैं या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कभी कभी मैं अकेले में आवाजें भी सुनती हूँ, क्या मुझे कोई मानसिक रोग हो गया है? कविता का सवाल आया है। देखो, कविता जी का जो प्रश्न है वो निश्चित तौर पर एक मानसिक रोग को इंगित कर रहा है, और इनको तुरंत प्रभाव से किसी भी मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो लक्षण बता रही हैं कि इनको अनावश्यक रूप से आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता तो भी वो आवाज़ें आती हैं, जो कि एक प्रकार की हेलुसिनेटरी वॉइसेस हो सकती हैं। और है ना, और इसके अतिरिक्त जो ये बात कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, है ना, जो आपस में बात करते हैं तो भी इन्हें ऐसा प्रतीत होता हो कि लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, मेरे खिलाफ ही कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो कई प्रकार के मनोरोगों में होती है, तो इनको तुरंत प्रभाव से किसी मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। और क्योंकि अगर वो देरी करेंगी तो हो सकता है इनका रोग और थोड़ा गंभीर हो जाए और फिर जो है वो स्थितियाँ हाथ से निकल जाए। डॉक्टर, इस रोग में ऐसा भी देखा जाता है, जैसे आवाज़ें सुनाई देना तो होता ही है, साथ में थोड़े समय बाद इमेजेस दिखने लग जाती है। जैसे आप आंख बंद करते हो ऐसा लगता है कि आपको एक इमेज फॉर्म हो रही है, नहीं होते भी खुली आंखों से भी ऐसा लगता है कि एक इमेज सामने दिखाई दे रही है। वो भी इसी का हिस्सा होता है? बिल्कुल, वो भी इसी का हिस्सा हो सकता है। बेसिकली होता क्या है कि हेलुसिनेशंस जो है वो कई प्रकार के होते हैं ना, उसमें एक ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं जिसमें कि लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई व्यक्ति आसपास नहीं होता, उसके पश्चात भी उसका उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो मेल वॉइसेस भी हो सकती हैं, फीमेल वॉइसेस भी हो सकती हैं, कई बार डिफरेंट टाइप की नॉइसेस भी हो सकती हैं। ऐसा लगता है तो कुछ साउंड आ रहा है। कोई साउंड आ रहा है, तो वो तो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं। इसके अलावा विजुअल हेलुसिनेशंस में वो एक कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे लोग जा रहे हैं, लोग आसपास बात कर रहे हैं, मेरे को उनकी शक्ल भी दिखाई देती है, इस प्रकार की वो कंप्लेंट करते हैं, तो वो विजुअल हेलुसिनेशंस कहलाते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे हेलुसिनेशन होते हैं जिनमें कि कई बार उनको विभिन्न प्रकार की स्मेल्स दिखते हैं, उसको हम ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस बोलते हैं। तो हेलुसिनेशंस जो हमारी पांचों सेंसेशंस हैं वो सभी प्रकार के हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। अगला सवाल है, मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैं दिन भर काम में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन रात को नींद नहीं आती, दिमाग बहुत तेज चलता है, कभी लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर कभी कभी बहुत उदासी छा जाती है, मेरा मन मरने तक का हो जाता है, मेरा मूड इतना जल्दी क्यों बदलता है? अनिल का यह सवाल आया है। देखो, अनिल का जो प्रश्न है वो बहुत सारी बातें कह रहा है। अनिल एक तरफ कह रहे हैं कि वो काफी व्यस्त रहते हैं, दिन भर जो है वो कार्य में बिजी रहते हैं और इसके बाद उनको रात को नींद नहीं आती है।
क्योंकि कार्य की अत्यधिकता जो है वो भी कभी कभी हमको मनोरोग की तरफ ले जाती है। यदि कार्य की अधिकता रहेगी, हम अपना समय बीच में अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, अपने आप को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, अपने आप को है ना प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे वो कार्य की अधिकता जो है वो अल्टीमेटली अनावश्यक विचारों में भी कन्वर्ट हो जाती है और वो रात्रि के दौरान हमारी नींद को भी अफेक्ट करती है। मेरी इनसे यही सलाह है कि ये अपनी दिनचर्या को और बेहतर बनाएं और कार्य के साथ साथ जो है अपने शरीर पर और अपने मन पर भी थोड़ा समय व्यतीत करें। डॉक्टर, जैसे आजकल ऑफिस वर्क कल्चर देखा जाता है, बहुत सारे लोगों को ऑफिस बर्नआउट की समस्या होती है क्योंकि इतना ज्यादा ऑफिस में वर्क प्रेशर होता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या ये भी व्यक्ति को डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है? नेचुरल है कि अधिकता किसी भी चीज की हो, चाहे वो कार्य की अधिकता हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की अधिकता हो, हर प्रकार की अधिकता जो है वो व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से जो है वो मनोरोग की तरफ लेके जा ही सकती है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम एक संतुलित दिनचर्या को फॉलो करें, एक संतुलित दिनचर्या अपनाएं जिसमें हमारे काम करने के लिए जो हमारा ऑफिशियल वर्क है उसके लिए भी पर्याप्त समय हो, उसके लिए भी पर्याप्त कंसंट्रेशन हो और साइमल्टेनियसली हम अपने आप को भी समय दे सकें, अपने परिवार को भी समय दे सकें और अपने शारीरिक स्थिति का भी हम ध्यान रख सकें। जैसे कॉन्सेप्ट होता है 20-20 मिनट्स का वर्क ब्रेक कि अगर जब आप 8 घंटे वर्क कर रहे हो तो आपको बीच बीच में एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन निश्चित बात है कि जब भी आप लगातार कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो उसके बीच में ब्रेक लेना और अपने आप को वहां से डाइवर्ट करना जो है वो आपकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। आप ज्यादा अच्छी तरीके से कार्य कर सकेंगे, आप ज्यादा कंसंट्रेट होकर कार्य कर सकेंगे। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ऑफिस में लगातार काम करते रहते हैं। तो अगर आप भी 8-9 घंटे तक वर्क करते हैं तो आप बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए, शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए, अपनी पसंदीदा हॉबी को समय दीजिए उस ब्रेक में। अगला सवाल है, मेरी उम्र 31 वर्ष है और मुझे बार बार हाथ धोने की आदत है। चीजों को एकदम सही जगह पर रखना चाहती हूँ वरना घबराहट होने लगती है, इसका उपाय बताएं। नेहा का यह सवाल आया है। नेहा, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये जो आपने समस्या बताई है ये समस्या बहुत सारे लोगों की समस्या है ना, और इस समस्या को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें क्या होता है इस समस्या में कि हमारे दिमाग में एक ही एक प्रकार का विचार जो है वो बार बार हमारे मस्तिष्क में आता है। हालांकि हमें ये पता होता है कि ये विचार अनावश्यक है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है और दूसरे लोग इस प्रकार के विचार को नहीं रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे दिमाग में आता है और हम उसको हटा नहीं पाते। और थोड़े समय पश्चात क्या होता है कि हम उस विचारों को लगातार आने की वजह से उस पर एक्ट करना चालू कर देते हैं और उस एक्ट करने के दौरान जैसे हमारे दिमाग में ये बार बार विचार आया कि मेरा यहाँ हाथ लग गया, मेरा हाथ गंदा हो गया, मेरा हाथ गंदा हो गया, तो हम इस गंदगी के विचार से मुक्ति पाने के लिए हाथ को धोएंगे। तो इस प्रकार से हम बार बार हाथ को धोते हैं या बार बार चीजों को व्यवस्थित रखने की कोशिश करते हैं। तो ये बाध्यता कहलाती है। तो है ना, इस प्रकार इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं और ये हमारे ब्रेन के कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। और ये एक ऐसा समस्या है जिसको कि हम अगर किसी भी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। इसमें दवाइयों के साथ साथ जो है व्यवहारिक चिकित्सा भी की जाती है जिसके माध्यम से जो है वो उसको बताया जाता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार से अपने विचारों को कंट्रोल करे और किस प्रकार से अपने विचारों पर एक्ट करने से अपने आप को रोके। तो ये एक जो है समस्या है जिसको कि हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या कई बार शॉर्ट में OCD भी बोलते हैं। जैसा ही आपने बताया कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसी से मिलते जुलते कई ऐसे मामले जो मैंने देखे हैं कि व्यक्ति आराम से बैठा है, अचानक से मन में ख्याल आएगी कि अरे मैंने घर में लाइट्स बंद करी कि नहीं करी, वापस एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने स्विचेस ऑफ करे कि नहीं करे, जबकि वो सब काम करके आता है बट फिर भी उसको बार बार ये रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये भी OCD का ही एक हिस्सा होता है। हाँ, OCD का ही एक हिस्सा होता है। OCD बेसिकली कई अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स के साथ आ सकती है। कई बार वो कंपल्सिव वॉशिंग के फॉर्म में आती है, कई बार वो कंपल्सिव चेकिंग की फॉर्म में आती है, कई बार वो कंपल्सिव है ना मतलब चीज़ों को सिस्टमेटाइज करने की फॉर्म में आती है। तो किसी भी कई तरीके होते हैं, लेकिन अंदर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे में एक बाध्यता है किसी कार्य को करने की। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, मेरी उम्र 29 वर्ष है, जब भी भीड़ में जाता हूँ तो पसीना आने लगता है, दिल जोर से धड़कता है और लगता है मैं गिर जाऊंगा। इस वजह से मैं लोगों से मिलने से डरने लगा हूँ। क्या यह कोई मानसिक परेशानी है? विक्रम ने ये सवाल पूछा है। देखो, विक्रम जी का जो सवाल है वो ये इंगित करता है कि ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं।
कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है वो सोशल एंजाइटी से ग्रसित होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। और जो इस प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें सोशल फोबिया रहता है, सोशल एंजाइटी रहती है, वो प्रायकर लोगों के बीच में जाने से, लोगों के बीच में जो है बातचीत करने से, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ गैदरिंग हो वहाँ पर अपने आप को अवॉइड कर उन परिस्थितियों को अवॉइड करते हैं, उन परिस्थितियों पे जाने से कतराते हैं। और जब कभी भी ऐसी परिस्थिति का सामना उन्हें करना पड़ जाता है तो उनके अंदर कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि पाल्पिटेशन, हार्ट बीट का एकदम बढ़ जाना, हाथ पांव में ठंडापन हो जाना, हाथों में पसीना आ जाना, दिल की धड़कन जो है वो एकदम तेज हो जाना, और कई बार हाथ पांव में कंपन हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर हो सकते हैं। तो इनको किसी मनोचिकित्सक से एक बार राय लेनी चाहिए। कुछ हल्की दवाइयाँ तथा व्यवहारिक चिकित्सा के माध्यम से इनकी समस्या जो है वो ठीक हो सकती है। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, व्यवहारिक चिकित्सा, बिहेवियर थेरेपी हम बोलते हैं। तो क्या इससे व्यक्ति पूरी तरीके से इस चीज़ को ओवरकम कर सकता है? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सोशल एंजाइटी होती है, सेपरेशनल एंजाइटी होती है, तो ऐसे लोग जल्दी से घुल मिल नहीं सकते हैं लोगों में, उनके कभी भी फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, उनके सोशल सर्कल्स नहीं होते, तो खुद आगे जाके डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मन की बात किसी को बोल भी नहीं सकता है। तो क्या इन थेरेपीज से व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कमिटमेंट की जरूरत है। क्या है कि आप में भी है ना, अपने आप को ठीक करने के लिए एक कमिटमेंट होना जो है वो बहुत आवश्यक है। और अगर कमिटमेंट होगा तो निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। ये क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें जनरली एक लंबा समय लगता है, और उस लंबे समय की वजह से कई बार लोग जो है वो सोचते हैं कि भाई हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, हाथों हाथ रिलीफ चाहिए। वो ऐसा नहीं होता, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप कमिटेड हैं टुवर्ड्स ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आता है। डॉक्टर, अगला सवाल है, मैं 26 साल की हूँ, मैं बहुत सोचती रहती हूँ और कभी कभी खुद से बातें करने लगती हूँ। लोग कहते हैं मैं अजीब बर्ताव करती हूँ, क्या मुझे कोई मानसिक दिक्कत है? रोशनी का सवाल आया है। देखिए, रोशनी जी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी समस्या का, वो थोड़ा सा मतलब उसको और आगे एलोबरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें इमेजिनेशन के अंदर करते हैं, है ना, तो वो कई बार सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा है कि ऐसी स्थिति होती है कई मनोरोगों में, जिसमें व्यक्ति को मतलब बैठे बैठे कुछ विचारों की वजह से या अनावश्यक रूप से स्वयं ही बातें करने लगता है, या स्वयं ही हंसने लगता है, या उससे हो सकता है कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वो उसको रेस्पॉन्ड कर रहा हो, तो वो भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि ये अगर अपने आसपास के किसी मनोचिकित्सक से राय लें तो वो इनको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि इनकी समस्या क्या है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 37 साल है, मुझे लगता है कोई मेरी सोच पर काबू कर रहा है, जैसे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। यह सोच मुझे डराने लगी है, क्या यह कोई मानसिक रोग हो सकता है? अर्जुन ने यह सवाल पूछा है। अर्जुन ने जो सवाल पूछा है, हाँ, ये मानसिक रोग हो सकता है। अब ये किस प्रकार का मानसिक रोग हो सकता है, इसमें 3-4 संभावनाएं हैं। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा बेहतर यही रहेगा इनके इस केस में भी कि ये किसी से व्यक्ति से संपर्क करें, और ताकि इनका इंटरव्यू करके अच्छे से इनकी समस्या के बारे में इनको बताया जा सके। जी डॉक्टर, जो युवा वर्ग है हमारे आज के दौर में युवाओं में सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग की समस्या देखी जाती है। अधिकतर युवा 90% लोग ओवर थिंकिंग से परेशान होता है। कुछ भी होता है वो आगे से आगे उस चीज़ को सोचते जाते और एक बहुत अलग अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। तो क्या ये ओवर थिंकिंग की समस्या आगे जाके और किसी मानसिक रोग में बदल सकती है? देखिए, क्या है कि ना, आजकल एक जो प्रचलन है वो है मल्टीटास्किंग का, एक तो बहुत बड़ा है। दूसरा क्या है कि एक जिस तरीके से सोशल मीडिया हमारे सामने आ गया है, और जिस तरीके से नए AI और दूसरी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं, उससे क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया है ना। तो कई बार क्या होता है कि युवा जो है वो फोकस्ड नहीं रहता, वो अपनी लाइन को डिसाइड नहीं कर पाता, और इसलिए वो क्या है, उस ओवर एक्सपोजर के वजह से वो मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर अपने आप को मूव करता है और उस बारे में सोचता है। तो इसलिए क्या है कि एक थॉट प्रोसेस जो है ना, वो उसको रेगुलरली एक खाद मिलती रहती है। कभी आपने आज एक बारे में सोचा, फिर आपने सोचा कि इसके बारे में देखते हैं, वो आपको कोई दूसरा कॉन्सेप्ट मिल गया, फिर कोई तीसरा मिल गया, तो वो आपको है ना एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, और फिर आप उसके बारे में एक उस साइकिल में घूमते रहते हैं कि भाई वास्तु स्थिति क्या है। तो इसलिए क्या है कि जब भी आप किसी कार्य को करें,
फोकस तरीके से करें, एक पर्टिकुलर एम लेके चलें। अगर आप एम लेके चलेंगे और उसी पर ही फोकस्ड रहेंगे तो एक तो आपको अनावश्यक इन्फॉर्मेशन आप गैदर नहीं करेंगे, और दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये अनावश्यक इन्फॉर्मेशन है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में मुझे सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये एक बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है। हमारे व्यवहार के अंदर हमको ये परिवर्तन लाना पड़ेगा कि हम जब किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो उस पर फोकस्ड होकर उसके ऊपर बात करें। अगर हम फोकस्ड होकर बात करेंगे तो नेचुरल है कि हम जो है वो ज़्यादा अपने आप को संयमित रख पाएंगे और हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो अनावश्यक रूप से नहीं घूमेगा। दूसरी बात ये कि कभी कभी ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि जिसमें थॉट प्रोसेस खूब ज़्यादा लोग जो है वो चलाते रहते हैं। कभी कभी ये चिंता का लक्षण भी हो सकता है। यदि अगर आप चिंता प्रधान समस्या से ग्रसित हो रहे हैं या एंजाइटी के डिसऑर्डर से ग्रसित हो रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है। तो लेकिन यह है कि अगर हम अपनी प्रवृत्ति को, अपने आप को फोकस रखेंगे तो मैं सोचता हूं कि हम काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। दूसरा, यहाँ दिनचर्या का रोल जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी दिनचर्या जितनी संयमित होगी, जितनी संतुलित होगी, उतनी हम अनावश्यक चीज़ें जो हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं उनको हम दूर कर पाएंगे और हम अपने आप को बहुत सारे शारीरिक एज वेल एज मानसिक रोगों से बचा पाएंगे, बहुत सारी मानसिक व्याधियों से बचा पाएंगे। यानी लाइफस्टाइल जितनी सिंपल होगी, जितनी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, उतना ही हम मानसिक रोगों से बच पाएंगे। अगला सवाल है, मैं 19 साल की हूँ, मैं हमेशा अपने वजन को लेकर परेशान रहती हूँ। खाना खाने के बाद उल्टी कर देती हूँ ताकि मोटी ना हो जाऊं। फिर भी मुझे लगता है कि मैं मोटी हो गई हूँ। क्या ये खाने से जुड़ी बीमारी है? शालिनी का सवाल आया है। हाँ, शालिनी ने जो बात बताई है वो ऐसा लगता है कि वो खाने से जुड़ी संबंधित ईटिंग डिसऑर्डर जिनको हम बोलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोजा है ना, एक कंडीशन होती है जिसमें प्रायकर जो है वो व्यक्ति के अंदर अपने शरीर के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में एक अलग धारणा उसने बना रखी होती है। जैसे कि समाज में हम देखते हैं कि पतलेपन की एक धारणा व्याप्त है कि भाई हमको ना लीन एंड थिन होना चाहिए, एकदम स्लिम होना चाहिए। तो इसी प्रकार की धारणाएं जो है वो कई बार हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती हैं और उन्हीं धारणाओं के चलते है ना कभी कभी हम ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर जो है वो पर्टिकुलरली एनोरेक्सिया नर्वोजा के अंदर हम यही देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपने आप को खाने से रोकता है और अगर वो खाना खा लेता है, पहले तो वो अवॉइड करता है कि वो सभी प्रकार के फूड्स को, और दूसरा कभी वो खा भी लेता है घर वालों के प्रेशर से या परिवारजनों के प्रेशर से, तो वो कोशिश करता है कि मैं इसको ना उल्टी कर दूं, किसी तरह से जो है वो उसको इंड्यूस करता है अपनी वॉमिटिंग को और वो करता है। तो इस प्रकार के रोगों को के लिए जो है वो ये खतरनाक है, ये कभी कभी जो है वो लाइफ को डेंजर में भी लेके आ सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप संपर्क कीजिएगा किसी से, है ना, किसी मनोचिकित्सक से संपर्क कीजिएगा। अगर उनको ऐसा लगेगा कि कोई और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है तो हम किसी दूसरे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या अन्य फिजिशियन से भी संपर्क करने की आवश्यकता पड़ सकती है इनको। तो इसलिए जो है वो जरूरी है कि आप इस बात पर ध्यान दें। जी, तो डॉक्टर क्या ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का ही हिस्सा है जो सवाल इन्होंने पूछा था अभी? देखिए, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर इज स्लाइटली डिफरेंट, है ना। उसमें एक मतलब पर्टिकुलर बॉडी के पोर्शन को लेकर, पर्टिकुलर जैसे कि आपने नोज है या कोई है ना उसकी बनावट को लेकर आपके अंदर होता है। इसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर एनोरेक्सिया और इनमें पर्टिकुलरली आपके ओवरऑल बॉडी के कॉन्सेप्ट को लेकर वो रहता है। तो वो हालांकि वो एक ही कैटेगरी में आते हैं लेकिन ये स्लाइटली डिफरेंट है। जी, आजकल कई लोगों को बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी होने लग गया है। जब उन्हें स्ट्रेस होता है तो वो लगातार कुछ ना कुछ मंच करते रहते हैं, जिससे उनको अन्य शारीरिक समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। मेरे बेटे की उम्र 16 साल है और पिछले कुछ महीनों से चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है और कई बार रोता भी है। यह किस तरह की मानसिक समस्या हो सकती है? रवि ने यह सवाल पूछा है। देखिए, रवि जी ने जो अपने बच्चे के बारे में सवाल पूछा है, 16 साल की उम्र है उनकी, वो लगातार जो है वो मोबाइल के अंदर अपने आप को व्यस्त रखते हैं और वो किसी से बात नहीं करते हैं। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि हो सकता है बच्चा किसी प्रकार की डिप्रेसिव इलनेस से ग्रसित हो, उसके अंदर हल्का सा डिप्रेशन हो, और वो क्योंकि डिप्रेशन के कई प्रकार के प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो उसमें उसकी वजह से वो अत्यधिक इन्वॉल्व हो गया हो और वो अपना सारा ध्यान जो है वो मोबाइल पर ही करता हो। और दूसरी समस्या हो सकती है कि वो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर भी एक प्रकार की प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों में हो सकती है और प्रायः वो किशोरावस्था में ही होती है, तो उससे ग्रसित भी हो सकता है। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एडिक्शन
वो बाकी चीज़ों में समय नहीं दे पा रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी से बात करने से कतराता है, तो और वो सेकेंडरी तौर पर उसके अंदर एक गिल्ट होती है जिसकी वजह से वो बार बार रोता है। तो ये अगेन इसमें ज़्यादा बेहतर तभी इसका निराकरण हो पाएगा जब ये किसी से सलाह ले लेंगे। जी बिल्कुल, छोटे बच्चों में भी आजकल मेंटल इलनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। हम अधिकतर ऐसे बच्चों को देखते हैं। एक ज़माना था जब बच्चे बड़े समूह में रहना पसंद करते थे, उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते थे, बाहर खेलना, आउटडोर एक्टिविटीज़ करना। अब कई बार बच्चे ऐसे होते हैं वो अकेले में रहते हैं, उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते हैं, गुमसुम से रहते हैं, खुद में रहना पसंद करते हैं। तो क्या बड़े होके भी उनको इससे कोई परेशानी हो सकती है या आगे जाके उनके बर्ताव में बदलाव आते हैं? देखिए, आपने बहुत सही बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरीके का अभी फिलहाल वातावरण है उसमें जो चाइल्ड रियरिंग है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है, उसका पैटर्न बदल गया है। और है ना, वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें फॉल्टी चाइल्ड रियरिंग के अंदर चली गई हैं, है ना वो। और अगर इस तरीके की फॉल्टी चाइल्ड रियरिंग रहेगी तो नेचुरल है कि फ्यूचर में भी बहुत सारी नई समस्याएं आएंगी, है ना। अब जैसे प्रायकर हम देखते हैं कि भाई, है ना, शुरू के अंदर तो लोग अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए मोबाइल दे देते हैं या कंप्यूटर चला के दे देते हैं या आईपैड दे देते हैं कि भाई, है ना, वो उसमें बिजी रहेगा तो हम उसको खाना खिला देंगे, या उसमें बिजी रहेगा तो, है ना, हम कहीं जा आएंगे। तो ये लेकिन ये बेसिकली रियरिंग का जो है ना, फॉल्टी रियरिंग का एक हिस्सा है ये। अगर इसकी जगह हम उसके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की आदत शुरू से डाल देते, दोस्तों के बीच, बच्चों के बीच साथ बैठ के खेलने की आदत डाल देते, तो हम उसको बहुत सारी शारीरिक व्याधियों से बचा लेते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब लगातार आप इसी परिस्थिति को बार बार करते हो तो वो आदत में शुमार हो जाती है, और वो बाद में वही आदत जो है वो एडिक्शन की फॉर्म में आ जाती है। वो एडिक्शन कुछ भी हो जाता है। कई जनों को, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल इंटरनेट एडिक्शन है, कई जनों को जो है वो गेमिंग एडिक्शन है, कई जनों को जो है वो गैम्बलिंग का भी एडिक्शन हो जाता है ऐसे धीरे धीरे करते हुए। तो इसलिए रियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर रियरिंग सही तरीके से की जाए, उसकी दिनचर्या को सही तरीके से शुरू से ही बनाया जाए, तो हम मतलब बहुत सारी शारीरिक समस्याओं को, बहुत सारी मानसिक समस्याओं को पहले से ही रोक सकते हैं। बिल्कुल। एंड डॉक्टर, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्लीपिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इंसोम्निया हो गया, स्लीप एपनिया हो गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब क्वालिटी स्लीप लेने में लोगों को काफ़ी समस्या होती है। 6 घंटे 7 घंटे तो उनका स्लीपिंग ड्यूरेशन पहुंच ही नहीं पाता है। तो क्या ये भी एंजाइटी डिप्रेशन इसी के कारण होती है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। ये एंजाइटी डिप्रेशन का हिस्सा भी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि कई बार हम जो है ना, मतलब मैंने जैसा आपको बताया ना कि हम पैटर्न को थोड़ा सा, आजकल लेट नाइट स्लीप ज़्यादातर लोग करने लग गए हैं। आप बच्चों को देखेंगे या इवन घरों के पैटर्न को देखेंगे तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे सो जाते हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको कहते हैं भाई आप रात को 9-10 बजे सो जाया करो। कि साहब कैसे सोएं, हमारे तो घर में लोग ही 11 बजे आना चालू करते हैं घर के अंदर, तो हमारे को तो 1:30-2 बज जाते हैं। हाउस वाइफ की बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है। तो इसलिए जो है वो ये जरूरी है कि वो सबका पैटर्न ही सही होगा ना, तभी आपका पैटर्न भी सही होगा। दूसरा, एक और बात है कि अवेयरनेस भी बढ़ गई है। तो इसलिए क्या है कि, है ना, लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो कि नेचुरल प्रॉब्लम्स होती है ना, उसके प्रति भी जागरूक हो गए हैं। तो वो भी लोग, है ना, लोगों को थोड़ा एंशियस कर देती है। तो इसलिए जो है, एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है मोटे तौर पर। कुछ लोग को 6 घंटे भी जो है सफिशिएंट होते हैं, और कुछ लोगों को 9 घंटे भी चाहिए होते हैं। तो ये इसके बीच की चीज है। और बॉडी जो है वो इस सिस्टम के साथ बनी हुई है कि वो अपनी नींद स्वयं निकाल लेती है। हमें उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम चिंता करके इंसोम्निया को पैदा कर देते हैं। कई बार हम शुरुआत कर देते हैं उसकी। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप जो है अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपना जीवन अच्छे से जिए और दिनचर्या को अच्छा रखें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई हुई टिप्स हमारे दर्शकों की मेंटल हेल्थ को सुधारने में काफ़ी मददगार साबित रहेगी। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।